खुश आमदेद और सबब खैर जनाब। मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत, वेल नोन साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ साथ साइकेट्रिस्ट तो हैं ही, एडिक्शन साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत अच्छे बिलिंग बेस के सीईओ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है पिछली दफ़ा स्टूडेंट ने एक ने कॉल किया था जहाँ पे कुछ मसाइल उन्होंने अपने डिस्कस किए थे और हमने तय किया था कि इस वीक इंशाल्लाह हम स्टूडेंट्स को जिस तरह के मसाइल का सामना होता है उनकी बात करेंगे। सवाल नंबर पहला जो कि मैं आपसे करना चाह रही हूँ, मुझे अक्सर हैरत होती है कि वो नहीं याद माजी अजाब है यारब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, जो बुरी चीज़ें हैं वो कमबख्त जहन से निकलती नहीं हैं। तो ये जो पढ़ने के दिन होते हैं जब हमें यादाश्त की हाफजे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब हमें चीज़ें कोई याद नहीं होती और हमारे जहन से निकल जाती हैं फटोफट। तो ये जो मसला है इसकी नफ्सियाती वजूहात क्या होती हैं और जो जिन बच्चों को इन मसाइल का सामना होता है वो कैसे इस पर काबू पा सकते हैं? देखिए, बड़ा आम सा मसला है कि इम्तिहान के नज़दीक बच्चे माँ बाप को चिमट रहे होते हैं कि जी हमें कुछ याद नहीं, और वो बहुत पैनिक में आ जाते हैं। इससे एंग्जाइटी होती है, बाज़ औक़ात तो इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि अगले दिन वो इम्तिहान देने के काबिल नहीं रहते। बहुत से बच्चे इम्तिहान से एक दिन पहले, जिसे वो आम ज़बान में नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं, वो नर्वस ब्रेकडाउन सा हो जाता है जिसकी वजह से वो इम्तिहान दे ही नहीं पाते। बहरहाल जो इम्तिहान के कमरे तक पहुँच जाते हैं तो उन्हें ये खुशगवार हैरत होती है कि वो जो रहा था कि उन्हें कुछ याद नहीं है, जब 6 सवाल सामने आते हैं इम्तिहान के तो अगर उन्होंने वाकई पढ़ा हुआ है तो वो सब याद आने शुरू हो जाते हैं और 10 मिनट में वो 6 सवाल कंप्लीटली जो है उन पे नाज़िल हो जाते हैं, उनकी डाउनलोडिंग हो जाती है और फिर वो इम्तिहान में सवाल कर सकते हैं। बात यह है कि बच्चों को ये नहीं पता, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि मेमोरी सिस्टम क्या है। जो हमारा मेमोरी सिस्टम है वो 2 हिस्सों पे मबनी है। एक हमारे पास रेडी मेमोरी है, ये उन कामों के लिए होती है जब जो हम अभी अभी कर रहे होते हैं। रेडी मेमोरी ये थोड़ी होती है, इसमें बहुत कुछ मालूमात नहीं समा सकती। और एक मेमोरी होती है जो एक बड़ा ज़ख़ीरा होता है, एक गो डाउन होता है। जैसे कोई दुकान होती है तो उसमें शोरूम में कुछ चीज़ें लगी होती हैं, लेकिन जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो गो डाउन से फिर मंगवा के दी जाती है, जो कि आपके सामने नहीं होती वो चीज़ें। इसी तरह हमारी एक हार्ड डिस्क है एक ब्रेन में, जैसे कंप्यूटर में होती है, कि जिसमें हमारी ज़िंदगी के सब तजर्बात जो है वो स्टोर हो रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। हमारे बचपन से लेके अब तक के जो वाक़यात है वो तय दर तय वहाँ स्टोर होते हैं और थोड़ी सी कोशिश के बाद वो हमें फिर याद आने शुरू हो जाते हैं और उसकी तफसीलात आनी शुरू। तो ये जो हम पढ़ रहे होते हैं, याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपके कहने का मतलब ये है कि मेन गोडाउन में नहीं जा रही होती और वहाँ तक नहीं इनकी रीच होती, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें याद नहीं आ रही होती बर वक्त, या फिर एंग्जाइटी का इतना अमल दखल होता है कि हम उन्हें गोडाउन में भेज देते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो गोडाउन में हैं और हमें लगता है कि वो है ही नहीं। हमें चूँकि इस प्रोसेस का नहीं पता, क्योंकि देखें ना, एक हमारा ये माथे के सामने दिमाग है जिसमें हम पढ़ते हैं, मसलों को समझते हैं। अगर जैसे रट्टा लगाना जिसको कहते हैं, तो जब लोग रट्टा लगाते हैं तो जब रट्टा कंप्लीट हो जाता है तो ये एक ऐसी जगह पहुंच जाती है सारी मालूम जहाँ ये मुस्तक़िलन महफूज रहती हैं और वो हमें जब भी रिप्रोड्यूस करनी हो तो हम ज़रा ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एज ए साइकोलॉजिस्ट बताइएगा, टीचिंग टेक्निक्स की जब बात की जाती है, समझ के पढ़ना और रट्टा लगाना, ये दोनों मुख्तलिफ किस्म की अप्रोचेज़ है ना, आपके ख्याल में इन दोनों से क्या फ़र्क पड़ता है और कैसे ये जो याद ना आना या ये कन्फ्यूजन या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाना क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, सारे का सारा लोड जो है वो एक ही हार्ड डिस्क पे है कि जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को धरा के याद तो किया हुआ है लेकिन आपको यकीन नहीं है कि आप उसके बारे में वाकई जानते भी हैं। सो इन दोनों अप्रोचेज़ में जो फ़र्क, रट्टा जो है अगरचे गलत है लेकिन वो तहफ़्फ़ुज़ बहुत देता है। यानी जब आप रट्टा किसी चीज़ को लगाते हैं तो आप उस पर ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं क्योंकि जो ही आपका ध्यान उस चीज़ की तरफ जाता है वो फर आपके सामने आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए लोग रट्टे को बहुत प्रेफर करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में रट्टे की वैल्यू अब ख़त्म होती जा रही है क्योंकि अब आपकी मेमोरी को चेक करना मकसद नहीं रहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना मकसद है। ये जिन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होती है हमें और हम अच्छी तरह उनको समझते हैं, इनके लिए फिर हमें क्यों चाहिए होता है, कोई रिमाइंडर चाहिए होता है जो कि सवाल की शक्ल में सामने अगर आ जाए तो हमें चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं। इतनी एंग्जाइटी बच्चों को हो ही ना, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
सबसे पहली बात तो यह है कि एंग्जाइटी के बारे में बच्चों की कोई एजुकेशन होनी चाहिए कि हमारे जो निज़ाम तालीम है उसमें एंग्जाइटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। यानी जो हमारा तालीम का सिस्टम है या तालीम का काम है या तालीम की जो असाइनमेंट है उसमें एंग्जाइटी कोई रोल प्ले करती ही नहीं है। एंग्जाइटी रोल प्ले करती है जहाँ कोई भाग दौड़ करने वाला काम हो, जहाँ आपने कोई दौड़ लगानी हो, जहाँ कोई हाथापाई करनी हो, जहाँ कोई आपने लड़ाई मार कुटाई करनी हो, जहाँ कोई आग बुझानी हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी जिसमें मारना भाग जाना या इस तरह के कोई काम हो। ये जो पढ़ाई का काम है, नाजुक काम है, ये सोच विचार का काम है, ये इसमें सबसे पहले हमारी कॉग्निशन जो है वो हमें चाहिए। यानी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ क्यों रहे हैं और हमें इसका कोई फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा। जब हम ये सोचते हैं कि फ़ायदा ये होगा कि हमें डिग्री मिलेगी तो ये कोई असल फ़ायदा नहीं है। ये तो दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक तरीका बनाया हुआ है, लेकिन ये जहन में फोकस इतना पक्का होता है स्टूडेंट्स के कि उनका एम सिर्फ ये होता है कि हमें डिग्री मिल जाए और ख़ास तौर पर डिग्री भी पीएचडी की मिल जाए। यानी लोगों का ख्याल होता है कि मतलब कामयाब होने के लिए पीएचडी की डिग्री चाहिए। मैंने बड़े स्टूडेंट्स को इस वहम में देखा, उन्हें पता भी नहीं होता कि पीएचडी होती क्या है, उन्हें ये भी पता नहीं होता कि पीएचडी करके पाकिस्तान में स्कोप नहीं है। पीएचडी का शुरू हो गया इतना ट्रेंड, जबकि मुझे तो पता है ज़्यादा डॉक्टरेट इंजीनियरिंग या इस तरह की डिग्रीज हैं वही अभी तक बच्चे जो है टारगेट कर रहे होते हैं। वो जो उधर जाते हैं वो तो अलग चले गए ना, लेकिन जो लोग उधर नहीं जा सकते, साइंस सब्जेक्ट में इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते, जब वो किसी सब्जेक्ट में मास्टर करते हैं तो उनकी तसल्ली नहीं होती। उन्हें ख्याल होता है कि कामयाबी के लिए उन्हें पीएचडी करना चाहिए। हमारे पास साइकोलॉजी के जो लोग अप्लाई करने आते हैं जॉब के लिए तो हम उन्हें पूछते हैं कि फ्यूचर में आपका क्या इरादा है, तो वो कहते हैं पीएचडी करने का। तो हम कहते हैं कि पीएचडी क्या होती है। यकीन करें उन्हें पता ही नहीं होता कि पीएचडी होती क्या है। और पाकिस्तान में पीएचडी करने के बाद आप सिवाय टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, इसके अलावा आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते। Which is unfortunate for पाकिस्तान, इसलिए कि नॉट अनफॉर्चुनेट, ये एक सरेदस्तो प्रिविलेज है कि सारी दुनिया हमारे लिए रिसर्चेस करती है और हम उनसे बराह रास्त फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका पर्सपेक्टिव जो है वो किसी भी जगह पे फॉरवर्ड नहीं होता। अगर हम अक्सर रोना रो रहे होते हैं, अगर हम किताबें उठाएं तो हमें आईआर पे जितनी किताबें मिलती हैं वो सारी इंडियन पर्सपेक्टिव की मिलती हैं, इसलिए कि उनके स्कॉलर्स और उनके लोग जो हैं वो पढ़ते लिखते हैं, वो रिसर्च करते हैं। हमारे यहाँ पर लोगों में क्रिएटिव और तहकीकी काम करने की जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी बैनुल-अक़वामी लेवल पे इंडिया की तरफ से भी कोई ऐसी रिसर्चेस सामने नहीं आई जो दुनिया पे छा जाएं। ऐसा उन तरक्की याफ्ता ममालिक में ही होता है। और वो तमाम रिसर्चेज आप देख लें, जितनी भी रिसर्चेज पाकिस्तान में लोग महज पीएचडी करने के लिए करते हैं, ये सारी रिसर्चेज 30-40 साल पहले हो चुकी होती हैं वेस्ट में और अमेरिका में, और लोग उनको जो है दोबारा यहाँ करके वो यूज़ कर रहे होते हैं। असल चीज़ में हमें रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, हमें सर्च की ज़रूरत है। हर चीज़ कहीं ना कहीं हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि वेस्ट और अमेरिका में जो रिसर्च होती है वो सिर्फ अमेरिकन पर्सपेक्टिव के मुताबिक नहीं होती, वो दुनिया के मुताबिक होती है। ऐसी कोई रिसर्च वहाँ वैलिड होगी नहीं जो उनके लोकल माहौल को ही सिर्फ जाहिर करे। मैं कुछ मखसूस रिसर्च की बात कर रही हूँ, कुछ मखसूस डिपार्टमेंट्स में, मेडिकल के फील्ड में ठीक है ये कहा जा सकता है कि एक जनरलाइज, लेकिन ऑब्वियसली जिस डिजीज का सामना उनको ज्यादा होगा वो उसके ऊपर ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। हैरत अंगेज तौर पर ऐसा नहीं है। वहाँ ऐसी बीमारियों पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं जिनका वजूद कभी अमेरिका में हुआ ही नहीं। जैसे गिनी वॉर्म्स हैं। हम इस बहस से निकलते हैं और हम वापस आते हैं स्टूडेंट्स के मसले की तरफ। आपने बताया कि एंजाइटी का शिकार जो है उसके कोप करने के लिए उनको सीखने की जरूरत है कि एंजाइटी सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट हर बच्चे को सीखने की जरूरत है जो इवन 5 साल का। अच्छा, वालिदैन बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे सिखाएं? पहले वालिदैन खुद सीखें। सही। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ लोगों का ये कॉल है कि टेंशन का कुछ नहीं किया जा सकता। लोग समझते हैं कि टेंशन के सामने हम बिल्कुल बेबस हैं और उसके सामने हथियार डाल देते हैं, क्योंकि बिलीफ यही है कि टेंशन का कुछ किया ही नहीं जा सकता। ये टेंशन कोई इनएविटेबल चीज़ है जिसका हमें शिकार होना ही होना है। देखिए, जब हम इस तरह किसी चीज़ की तरफ देखते हैं कि हम आगाज में ही हार मान लेते हैं का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर जीतने के लिए एक तो हमें इस चीज को कबूल करना है कि हम लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं टेंशन का। सबसे पहले समझने की बात है कि जैसे
हमारे जिस्म में कुछ ऑर्गन्स अब सब समझते हैं कि वो बेकार हैं और हमारे किसी काम के नहीं है, शायद कभी काम के हों, जैसे अपेंडिक्स, जैसे टॉन्सिल्स। इसी तरह हमारे दिमाग में जो टेंशन पैदा करने के लिए दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहते हैं, जो बादाम के साइज़ का है, उसका अब किरदार कोई ज़्यादा नहीं रहा, उसका तारीखी किरदार बहुत ज़्यादा था। सब जितनी टेंशन, जितनी एंजाइटी, जितनी परेशानी अब होती है लोगों को, अब ज़रूरत है नहीं, लेकिन ये बिला वजह होती है, ये रिडंडेंट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। टेंशन का फ़ायदा तब था जब हमारे तमाम मसाइल भाग दौड़ से ताल्लुक़ रखते। सही, लेकिन अब जो टेंशन हो रही है फिर उसका हल क्या होगा? पहली बात तो यह कि हमें तस्लीम करना है कि हमें अपने टेंशन वाले दिमाग के हिस्से को ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे आज के मसाइल का ताल्लुक भाग दौड़ से है ही नहीं, सोच विचार से है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हमें कोई मसला दरपेश होता है तो हम खप डाल देते हैं, हम बहुत रिएक्ट करते हैं, हम बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है चीखना शुरू कर देते हैं या भाग दौड़ शुरू कर देते हैं और सोचते भी नहीं कि इससे हमारा मसला हल होगा कि नहीं। तो पहला, जिसे हम स्टेप 0 कहते हैं, जब हमें माँ बाप के साथ या बच्चों के साथ या तालीम के साथ या रोज़गार के साथ कोई बड़ा मसला पेश आता है या सोसाइटी में कोई बड़ा मसला पेश आता है, तो पहला तो यह है कि हम वापस जो है ना कूल डाउन हो जाएं। इसे हम स्टेप 0 कहेंगे। स्टेप 1 फिर ये होगा कि उस मसले की कोई ऐसी रेमेडी तलाश करें। ये बड़ी ताकत की बात नहीं कहते हैं, वो है कि वो वैसे तो गुस्से के बारे में कहा जाता है, लेकिन एंग्जाइटी भी कुछ गुस्से से मिलती जुलती चीज़ है ना, ये इस्तराब, बेचैनी, तशवीश। जैसे गुस्सा दही है तो एंग्जाइटी लस्सी है, कच्ची लस्सी है। चले लस्सी है। अच्छा, इसका मतलब इस हद तक नज़दीक है। तो कहते हैं कि ताकतवर वो नहीं है जो कि पहलवान को पिछाड़ दे, ताकतवर वो है जो कि गुस्से को अपने जो है पिछाड़े, यानी उस पर काबू पाए। तो ये इतना मुश्किल ये मरहला होता है और आप कितनी आसानी से कह रहे हैं कि पहला ये है कि आप अपने गुस्से पे काबू पाए। बात बिलीफ से शुरू होती है ना। अच्छा। देखिए, बिलीफ जो है ना, इससे पहाड़ों को हिला देते हैं लोग। असल बात यह है कि क्या आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहली बात कि आप समझते हैं कि गुस्से का कोई फ़ायदा है, क्योंकि हम लोगों में से काफ़ी ये समझते हैं कि गुस्से का फ़ायदा होता है, लोग डर जाते हैं, लोग हमारी बात मानते हैं, पर ये वक्ती सा फ़ायदा है। इन दी लॉन्ग रन उसका हमें नुकसान पहुंचता है, लोगों को नुकसान पहुंचता है, हमारे रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचता है। मैं आपको बताऊं कि वालिदैन जो हैं, आज के वालिदैन, क्योंकि वो उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं कि जब वो टीनेजर थे तो उनके माँ बाप उनको बुरा भला कह लेते थे, मार पिटाई कर लेते थे, और वो एक नॉर्म था और बुरा मनाने का रवाज नहीं था कि टीनेजर, आज से 50 साल पहले का टीनेजर जो है माँ बाप के डांटने पे नहीं, कोई खास नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं तो उसमें से गुजरा हूँ ना, और 2 दफा हो जाए कुछ फील ही नहीं होता था। मतलब वो बिलीफ की बात है। हमें लगता था माँ प्यो दियाँ गालां ते दुध क्यों दियाँ नालां, और इस तरह की बातें मशहूर थी कि अगर माँ बाप डांटते हैं तो आपको स्वाब होता है, अगर माँ बाप डांटते हैं। अब ये फिलॉसफी चूंकि बिल्कुल चेंज हो गई। आज का बच्चा समझदार है, वो बिल्कुल ये नॉनसेंस लेने के लिए तैयार नहीं कि माँ बाप उसकी बेइज्जती करें। कल मेरी बहन मेरे से फोन करके डिस्कस करी थी कि उसका इतना सा बच्चा है, कहता है, वो कहता है मामा आप मुझसे रूड क्यों बात करते हैं। हाँ, तो सही है ना। मैं तो वालिदैन को यहाँ तक कहता हूँ, कई दफ़ा वो मसाइल लेके आते हैं तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो आपको बच्चों से बात करने की तमीज़ आनी चाहिए। कहते ये क्या बात कह रही है, ये तो बच्चों का होता है कि उनको माँ बाप से बात करने की तमीज़ आनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये बायलैटरल है। गुलाम नबी साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम नबी साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, बहुत प्यारा आपका शो है, बड़ी प्यारी बातें होती हैं, और खासकर बहुत शुक्रिया ज़ैगा, मेरे पीस में ही आवाज़ दिए रखो क्योंकि हमें वैसे तो आवाज़ आ नहीं रही। जी गुलाम नबी साहब फरमाइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं असल में एक चीज़ डॉक्टर साहब के जो तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ जी, वो ये है कि हमारे इस वक्त जो तक़वे का तल्लुक है वो सोच से है। कुरान पाक में हुदल लिल मुत्तकीन जी, और ईमान का तल्लुक दिल के साथ है। बिल्कुल। तो असल में तकवे में हमारे इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि तकवा असल में दिलों में ख्वाहिश है। 19वां पारा दूसरा को कि क्या उसको देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को इलाह बना लिया, यानी बिल्कुल जिसने अपनी ख्वाहिश की पैरवी की। हाँ, तो उसमें जो ख्वाहिश की वजह से दिल में ख्वाहिश है, सोचों में बुत है, और उसी के हिसाब से लोगों के रवैये है। सही। तो उसमें ज्यादातर दीन के हिसाब से परहेजगारी पे जोर दिया जाता है। हाँ। तो खुदा परस्ती का किरदार जो है वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से अल्लाह ने दिया, उसमें परहेजगारी बेशक नहीं थी। तो जब तक इन दोनों चीजों को न मिलाया जाए उस वक्त तक हमारा जो तकवा कामल नहीं होता। अच्छा, तो कुरान पाक समझने का मयार तकवा है, और इस रवैयों को अगर बदलना है तो हमने अपनी जो सोचों में बुत है, जिनको हमने अपनी ख्वाहिशों के तहत अपनी सोचों में जो बुत बनाए हो, इनको तोड़ने की जरूरत है, ताकि अल्लाह ताला
हमें जिस मुसीबत में इसे हमें निकाल सके। आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन हम जरा टॉपिक किसी और की तरफ बात करें। आपने जो बात की वो मुसल्लमा है, वो बिल्कुल सही है, उस पर कोई यानी कमेंट किया ही नहीं जा सकता। आप जो कह रहे हैं वो डेफिनेटली अल्टीमेट ट्रुथ है। लेकिन डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आपने बताया कि एंग्जाइटी में हम लोगों को एक्सेप्ट या टेंशन जब हमें होता है और हम रिएक्ट कर रहे होते हैं उसमें, बच्चों समेत वालिदैन को ये सीखने की ज़रूरत है कि ये एक मामला है जिसमें टेंशन से कुछ नहीं बनेगा। और जब हमें ये बिलीव हो जाएगा कि टेंशन के लिए कुछ किया जा सकता है और टेंशन में आकर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको कोशिश करेंगे ओवरकम करने की और इस पर काबू पाने की। नहीं, हम बात ये कर रहे थे कि क्या, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को वालिदैन से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए, तो क्या ये भी कोई कॉन्सेप्ट है कि वालिदैन को बच्चों से बात करने? वो तो आपने बहुत दफ़ा मुझे बता दिया है कि ये भी आज का नया कॉन्सेप्ट है कि वालिदैन जो हैं वो भी बच्चों से काम करते हैं, वालिदैन आसानी से ये नहीं मतलब नहीं। देखिए, वो लफ्ज़ जो हम तमीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़रा इसलिए स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि ज़रा खटके, ज़रा इससे झटका लगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को उस सूरत में डांट रहे होते हैं जबकि बच्चे उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। यानी एक बच्चा एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं, और उसके माँ बाप बड़ी बड़ी बातों पे उसको डांट रहे होते हैं कि तुम देर से क्यों आ रहे हो, तुम रात देर से क्यों आए, तुम ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे, तुम फलां दोस्त से क्यों मिलते हो, तुम, यानी जो आपके साथ बिल्कुल छोटी सी बात नहीं मानता। सबसे पहली बात यह है कि वालिदैन बच्चों को इस पोजीशन में लाएं कि बच्चे अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकें, और बच्चे अपने बारे में अच्छा महसूस करेंगे जब वो वालिदैन के लिए कुछ करेंगे। जब तक वालिदैन बच्चों के लिए कुछ करते रहेंगे, वालिदैन तो अपने आप को महान और अजीम समझते रहेंगे। लेकिन हम जब बच्चों को मौका ही नहीं देंगे कि वो अपने आप को अजीम समझें, वो अपने आप को महान समझें और वो कुछ हमारे लिए करें। जब एक बच्चा हमें एक गिलास पानी देता है और हम थैंक यू बोलते हैं, रिलेशनशिप यहाँ से बेहतर होना शुरू होता है। अच्छा। जब हम बच्चों से कुछ ऐसा काम लें, जब बच्चे महसूस करना शुरू करें कि हम बड़े शय हैं, मतलब हम वालिदैन के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ। देखें, जब आप मेरे लिए कुछ करेंगी तो आप अच्छा महसूस करेंगी, जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा तो फिर आप अच्छा महसूस नहीं करेंगी, मैं अच्छा महसूस करूंगा, क्योंकि मेरा हाथ जब ऐसे आ जाता है हाँ। और आपका हाथ ऐसे होता है किसी भी लेन देन में, तो जो ऊपर वाला हाथ है वही मजा करता है। तो बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अक्सर और बेशतर किसी ना किसी मामले में हमारे लिए ऊपर वाला हाथ बने, और उन्हें हम, ये बड़े काम की बात है। मैंने उन फैमिलीज में जहाँ पे बड़ा अच्छा वालिदैन का और बच्चों का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और बच्चे फिर अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में बड़े खुश और एडजस्ट होते हैं, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि बड़ी अर्ली लाइफ से वो इंडक्ट कर देते हैं लड़कों को जिम्मेदारी देना, लड़कियों को घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्वॉल्व करना। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग का रुझान है कि नहीं जी ये तो कुछ करती ही नहीं है, बहुत लाडली हैं या बच्चे बहुत लाडले हैं, वहाँ पर अक्सर मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं। वालिदैन ये गलती और भी करते हैं कि वो बच्चों को ये कहते रहते हैं कि तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो और हमारे लिए तुम कुछ ना करो, अपने लिए कुछ कर लो, या इस तरह की जो बातें करते हैं ना, सड़ी सड़ी बातें, टॉक्सिक बातें। एक तो आप बच्चों को कुछ ऐसा माहौल पैदा नहीं कर रहे कि वो आपके लिए कुछ करें शुरू से, 4 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से। एक तो हम अपने काम मुलाजमों को कहते हैं और बच्चों के काम हम खुद करते हैं, उन्हें स्कूल से लेने जा रहे हैं, उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, उन्हें फलां करने जा रहे हैं, तो बच्चों को उससे अच्छा फील कोई नहीं होता। सही। देखिए, हर कोई जो है कुछ करके खुश होता है, करा के खुश नहीं होता।